हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएस एजुकेशन पे। आज हम जो क्लास 10th का चैप्टर है सेकंड नंबर अम्ल क्षार एवं लवण, इसके बारे में बात करेंगे। जो ये पार्ट है, ये लेसन है, ये एनसीईआरटी बेस्ड सारी जो बुक है उससे मैं करवाने वाला हूँ। और ये रीट या कोई भी अदर एग्ज़ाम होते हैं रेलवे के, चाहे डी ग्रुप हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम को ले लो आप, ये सब पूछे जाते हैं। जैसे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड था तो उसमें 40 क्वेश्चन आए थे एनसीईआरटी बेस्ड, यानी 8 से लेके 10 तक। तो हम बढ़िया से पढ़ते हैं। और जिनका बोर्ड का एग्ज़ाम है, अगर मैं मोस्ट लगाता हूँ उस पर आप मोस्ट लगा लेना, पक्का आएगा और आप उसको समझना। देखो, पहले पढ़ेंगे हम अम्ल क्षार और लवण। देखो, अम्ल क्षार और लवण होता क्या है, पहले इसको आप समझो। जैसे एसिड, ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। देखो टॉपिक वाइज, अम्ल क्षार लवण क्या होता है। फिर अम्ल क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ करवाई जाती है तो क्या होता है, धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाने पे क्या बनता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल की अभिक्रिया करवाने पे क्या बनता है, जलीय विलयन में अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाने पे क्या बनता है, पीएच स्केल क्या होती है, किन किन चीज़ों का पीएच मान क्या होता है, क्या पूछा जाता है, वो भी हम बात करेंगे। फिर दंत, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पीएच स्केल हो रही है। पाचन तंत्र, दंत छे, अम्ल वर्षा, ये भी इंपॉर्टेंट है सॉरी, इससे भी रिलेटेड आपको देखने को बोर्ड में मिलता है एक क्वेश्चन। फिर बात करेंगे हम आगे बनाने की विधियां, जैसे विरंजक चूर्ण है, बेकिंग सोडा है, क्लोर क्षार अभिक्रिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्लोर क्षार अभिक्रिया। जो भी चीज़ें प्लास्टर वो पेरिस है, अर्ध हाइड्रेट भी बोलते हैं उसको, जिप्सम कैसे बनता है, इन सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले आप आराम से समझो अम्ल क्या होता है। देखो अम्ल क्या होता है। अम्ल, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ H2O जल का। यदि आप जलीय विलयन में कोई भी आयन लेते हैं या कोई भी यौगिक लेते हैं तो उसमें अम्ल में क्या होता है, H प्लस आयन होता है। क्या होता है, H प्लस आयन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जलीय विलयन में H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है। फिर बात करते हैं क्षार की, बेस की बात करते हैं। देखो क्षार क्या होता है, क्षार क्या होता है, जब जलीय विलयन में या कोई भी पदार्थ जलीय विलयन में या कोई भी यौगिक जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, उसे क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे क्षार कहते हैं। तो अम्ल पता है, क्षार पता है। अब इनमें डिफरेंस पूछा जाता है, एक एक डिफरेंस पूछ सकता है या अंतर पूछ सकता है। जैसे अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो, अम्ल वह यौगिक या वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। फिर क्षार क्या होता है, वह यौगिक जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। फिर अम्ल देखो, अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं भाई, स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। जबकि क्षार क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं। अब कड़वे का मतलब क्या है, क्षार की जो प्रकृति होती है वो साबुन जैसी होती है। क्या होती है, साबुन जैसी होती है। तो इन्हें कभी भी चखना नहीं चाहिए। ये भी कहते हैं कि इन्हें चखना नहीं चाहिए, क्योंकि जीभ वगैरह कट सकती है, फट सकती है, क्योंकि इनका जो स्वाद होता है वो साबुन की तरह होता है। फिर अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। जैसे नींबू है तो उसमें सिट्रिक अम्ल होता है, इमली है तो उसमें टाइट्रिक अम्ल होता है, टमाटर है तो उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो ये बाकी सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे। तो क्षार कड़वे होते हैं, दो डिफरेंस हो गए। ठीक है, फिर तीसरा देखो, अम्ल क्या है, ये लिटमस पत्र पे क्या प्रभाव डालते हैं, ये क्या कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं अम्ल। अब देखो क्षार क्या कर, अब देखो याद कैसे रखोगे, नीला यानी ल है और यहाँ पे भी लास्ट में ल है, तो नीले को लाल कर देते हैं। फिर देखो क्षार के अंदर क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा, क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये तीन डिफरेंस हो गए। अम्ल जो H प्लस आयन देते हैं जलीय विलयन में,
स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षार क्या होते हैं? जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सी आयन देते हैं, कड़वे होते हैं स्वाद में और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये हो गया डिफरेंस। अब इनके बाद में बात आती है लवण। क्या आती है? लवण। अब देखो, दोनों चीजें याद हो गई तो कुछ नहीं है, अम्ल प्लस क्षार, इन दोनों को मिला दो तो लवण बन जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण कहते हैं। इनसे क्या बनता है? लवण और जल। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट है, उदासीनीकरण अभिक्रिया पूछी जाएगी। उदासीनीकरण अभिक्रिया लिखिए। तो वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो, इस उदासीनीकरण अभिक्रिया में ही लवण का निर्माण होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, HCl, मैंने अम्ल लिया एक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और मैंने लिया क्षार NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने क्षार लिया। तो देखो अब तोड़ना, मैंने बताया था कि जलीय विलयन में ये क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। H+Cl- Na+OH-। तो कभी भी अभिक्रिया होती है तो इनमें क्या होते हैं? प्लस वाला आयन माइनस के पास जाएगा और माइनस वाला आयन प्लस के पास आएगा। तो H किसके पास जाएगा? OH के पास। और Cl किसके पास जाएगा? Na के पास। तो देखो H2O, तो यहाँ पे तो बनेगा H2O जल प्लस क्या बनेगा? NaCl, तो ये बन गया NaCl। तो देखो, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो गया जल और ये हो गया लवण। अब मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है, अम्ल क्षार लवण क्या होता है। अब हम आगे चलेंगे कि अम्ल और क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया करवाने पे क्या बनता है, और इनमें क्या पूछा जाता है कि अम्ल और क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया करवाने पे कौन सी गैस मुक्त होती है। ऐसा कभी एक नंबर के अंदर आ सकता है। तो देखो, पहले हमने अम्ल पढ़ा, फिर क्षार पढ़ा, फिर लवण पढ़ा। अम्ल जो H+ आयन देते हैं, क्षार जो जलीय विलयन में OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं, और अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं, इसे उदासीनीकरण कहते हैं। यह है अम्ल, यह है क्षार। यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि हमारे पेट के अंदर पाया जाता है, और यह है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, दोनों मिलकर जल और लवण बनाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग डालो आप, अम्ल और क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार के साथ धातु की अभिक्रिया। देखो, मैं अम्ल का बताऊंगा, क्षार की आपको करके लाना है। जैसे मान लो नोटबुक में कर लेना या होमवर्क मान सकते हो आप। देखो, अम्ल की हम धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। देखो, अम्ल प्लस धातु, इतना तो पता है कि क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। और ये पूछा जाता है कि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाने पे, या अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाने पे, या क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया करवाने पे क्या बनता है? तो हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन ये पूछा जाता है कि अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया करवाने पे क्या बनता है या क्या निर्मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस। अब पहले हम उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने लिया HCl प्लस धातु मैंने ले ली Mg। क्या ले ली? Mg। या मान लो ये इसकी संयोजकता 2 होती है, आपको समझ में नहीं आएगा, Na ले लो। यहाँ पे Na की संयोजकता 1 होती है। तो देखो, मैंने पहले ही बताया था धातुएं पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H है, तो हाइड्रोजन हमेशा गैसीय अवस्था में होती है, तो H2, क्योंकि हाइड्रोजन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, वो हम आगे बात करेंगे क्यों नहीं पाया जाता है। तो H2, तो ये तो हो गई हाइड्रोजन गैस और ये हो गया लवण। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनती है?
हाइड्रोजन गैस, बस यही पूछा जाता है कि क्या निर्मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार क्षार के साथ आप अभिक्रिया करवाओगे धातु की तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस। जैसे आपके एक उदाहरण है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट नाम का लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होती है जब अभिक्रिया करवाई जाती है जिंक के साथ, जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है NaOH की, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो, सोडियम जिंकेट बनेगा इसमें। अब आगे हम बात करते हैं धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। इनमें से एक कभी कभी अभिक्रिया आपसे पूछेगा। तो थर्ड टॉपिक हमारा क्या होगा, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। मैंने जो ब्रीफ है, समरी है, वो मैं आपको करवा रहा हूँ और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो धातु कार्बोनेट देखो, अब धातु कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3, ये धातु हो गई, ये कार्बोनेट समूह हो गया, तो मैंने लिया सोडियम कार्बोनेट। और यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे बता दूंगा कि भाई क्या बनता है, ठीक है। फिर अम्ल के साथ अभिक्रिया, किन के साथ करवानी है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करवानी। तो क्या बनता है, देखो धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाने पे क्या बनता है, तो देखो H+Cl-, हम रटेंगे नहीं, Na+ ये माइनस, ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखो एक तो बनेगा NaCl, क्या बनेगा NaCl, Na2CO3 एक HCl, और एक क्या बनेगा इसमें, Na के साथ में Cl आ गया, और एक बनेगा इसमें CO2, क्या बनेगी NaCl प्लस CO2, और एक बन जाएगा इसमें जल H2, ये चीजें बनेगी इसमें। तो देखो धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्लों के साथ करवाने पे नमक यानी लवण, क्या बनेगा लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल बनेगा, क्या बनेगा जल। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब इसको लिखोगे कैसे, तो ऐसे, वह विक्रिया जिसमें धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाने पे क्रमशः उत्पाद के रूप में लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्राप्त होता है। फिर इसी प्रकार देखो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये ली मैंने धातु Na, फिर ये लिया मैंने हाइड्रोजन और ये लिया मैंने कार्बोनेट समूह, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी अभिक्रिया भी मैं क्या किसके साथ करवा रहा हूँ, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, टूटेगा Na+, ये माइनस और ये प्लस ये माइनस, क्योंकि CO3 समूह CO2 में टूट जाता है और एक ऑक्सीजन मुक्त करता है जो कि हाइड्रोजन के साथ जल बनाने में काम आती है। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, वापस यही चीजें बनती है NaCl CO2 प्लस H2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है एग्जाम में बोर्ड में। तो देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में करवाने पे क्रमशः उत्पाद के रूप में लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। देखो दोनों में समान चीजें, तो अब आप ऐसे याद रख सकते हो, ये हो गया धातु लवण, सॉरी ये हो गया धातु कार्बोनेट और ये हो गया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में उत्पाद सेम बनते हैं, क्या बनते हैं, सेम उत्पाद बनते हैं। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया। इनमें थोड़ा थोड़ा याद रखना है, धातु ऑक्साइड के अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाने पे क्या बनता है, तो देखो रटनी नहीं है चीज, जिससे ये हेडिंग यहाँ पे बता देता हूँ। धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ, देखो धातु ऑक्साइड क्या हो सकती है, जैसे मैंने लिया MgO, ये धातु हो गई, ये ऑक्साइड हो गए, MgO हो गया। अब चीजें समझाने लगेंगे तो टाइम लगेगा। आपने कहा कि भाई सर MgO ये कैसे आया, तो ये देखो Mg की भी संयोजकता क्या होती है, 2 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, दोनों प्लस माइनस मिलके क्या हो जाती है, उदासीन हो जाती है, तो MgO लिख सकते हैं इसको, ठीक है। या परस्पर दोनों की एक दूसरे के आयन को क्या कर देते हैं, संयोजकता को निरस्त कर देते हैं, इसकी +2 होती है और इसकी -2 होती है, तो MgO बन जाता है। फिर देखो अम्ल के साथ अभिक्रिया, मैंने लिया अम्ल HCl,
अब देखो क्या बनता है, आप ही बता दो। देखो MgCl2 बन जाएगा, एक तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, और एक क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। देखो ये अभिक्रिया है, एक में MgCl2 बन गया, यानी नमक मान सकते हो या क्लोराइड मान सकते हो, धातु क्लोराइड बनता है, जबकि एक में हाइड्रोजन गैस उत्पाद के रूप में मुक्त होती है। तो ये भी आपको थोड़ा बहुत रटना नहीं है, अगर इस प्रकार आए तो आप एग्जाम्पल लेके इसे देख सकते हैं कि क्या बनता है। तो आप कह सकते हो कि धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्लोराइड, धातु क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त करती है। अब आगे पढ़ते हैं जलीय विलयन में अम्ल और क्षार। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक आएगा जो मोस्ट होगा, जो मैं बताता हूँ अभी। जलीय विलयन में अम्ल और क्षार, जैसे जलीय विलयन में अम्ल और क्षार, ये मैंने लिया H2, ये मैंने लिया H2, और ये लिया मैंने HCl। तो अब देखो इसमें क्या बनता है, इसमें बनेगा हाइड्रोनियम आयन H3O+, बस इतना याद रखो आप, तो H3O+ बनेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसका आंसर यही है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोनियम आयन क्यों बनाता है, तो इसका क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप बता देना कि हाइड्रोजन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, अतः वह हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर धातु जलीय विलयन में क्षार की अभिक्रिया। तो देखो जलीय विलयन में ये मैंने लिया क्षार, और ये मैंने ऊपर ले लिया जलीय विलयन H2। तो ये क्या बनाएगा, ये हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनाएगा, OH- आयन बनाएगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भाई अम्ल तो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाता है, यहाँ पे लिख लो ये हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जबकि क्षार क्या बनाते हैं जलीय विलयन में, OH हाइड्रोक्साइड आयन। और यहाँ पे लिख लो आप अम्ल और क्षार की जलीय विलयन में अभिक्रिया, जलीय विलयन में अभिक्रिया नोट लगा के लिख लेना। तो देखो अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं, जबकि क्षार जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं। बस इतना याद रखना आप। फिर हम आगे चलते हैं, जलीय विलयन में अम्ल क्षार अभिक्रिया हो गई। फिर पीएच स्केल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। अब देखो सारा पीएच स्केल का हम पढ़ेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, किसने इसकी डिस्कवर की, और क्या क्या चीज़ों का पीएच क्या क्या होता है, और क्या क्या पूछा गया। तो यहाँ पे हेडिंग डालो पीएच स्केल, पीएच स्केल। देखो पीएच स्केल क्या है, एक जर्मन शब्द है। क्या है, जर्मन शब्द, और जिसका अर्थ होता है पुरुषांश, और इसका अर्थ अगर और हम डीपली पढ़ें तो शक्ति होता है। क्या होता है, पावर, शक्ति, जो कि जर्मन भाषा का शब्द है। फिर इसकी खोज या इसको बनाया किसने, सोरेनसन ने। किसने बनाया, सोरेनसन ने। क्यों, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए बनाया गया। तो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, पीएच स्केल, निर्माण या आविष्कार, आविष्कार करता तो सोरेनसन, सोरेनसन, ठीक है। फिर ये क्या है, पीएच स्केल में अर्थ क्या है, पुरुषांश, पुरुषांश, जो कि क्या है, जर्मन शब्द है। क्या है, जो कि जर्मन शब्द, जिसे पी से डिनोट करते हैं, जिसका अर्थ होता है शक्ति। क्या होता है, शक्ति, ठीक है। तो पीएच स्केल का अर्थ क्या होता है, पुरुषांश, जो कि जर्मन शब्द है, और जिसका अर्थ होता है शक्ति, पावर।
पावर। अब पीएच स्केल क्या करता है, H प्लस आयनों की सांद्रता मापता है। क्या मापता है भाई पीएच स्केल, H प्लस आयनों की सांद्रता का मापन करता है। अब देखो परिभाषा नोटबुक में लिखो, मैं लिखाता हूँ। पीएच स्केल का आविष्कार एवं जनक सोरेनसन को कहा जाता है। पीएच स्केल वह स्केल जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मापन किया जाता है। वह स्केल जिसके द्वारा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मापन किया जाता है वह पीएच स्केल कहलाती है। अब देखो पीएच स्केल में क्या क्या चीजें होती है, तो देखो पीएच स्केल की हम चीजें पढ़ते हैं। पीएच स्केल किस प्रकार होती है, तो देखिए मैं इस प्रकार से पीएच स्केल बनाता हूं, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने बनाई इसको। अब देखो इधर क्या होते हैं, अम्ल। क्या होते हैं इधर, अम्ल एसिड। इधर क्या होते हैं, क्षार होते हैं। और बीच में क्या होते हैं, उदासीन। अब देखो इसका क्या करोगे आप कि अम्ल का जो उदासीन मान होता है वो 7 होता है। क्या होता है, 7। तो हम 3 पॉइंट बनाएंगे। पीएच स्केल कभी आती है तो देखो कैसे करते हैं कि वह स्केल जिसका निर्माण सोरेनसन ने किया था, वह स्केल जिससे हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मापन करते हैं, पीएच स्केल कहलाता है। यदि 1 नंबर में आए तो पूरा 3 नंबर में आए तो ऐसे लिखना है कि पीएच स्केल में पुषांश, जो कि जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, फिर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने वाले स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। फिर हाइड्रोजन आयन में अब देखो 3 पॉइंट बनाना। पीएच स्केल में 7 मान उदासीनता को प्रदर्शित करता है, 7 मान से कम वाले मान अम्ल की प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं या अम्लीयता को प्रदर्शित करते हैं, 7 से अधिक मान क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से आपको बताना है। फिर देखो यहाँ पे 2-3 मान आते हैं, कभी कभी वही पूछे जाते हैं, जैसे जठर रस 1.2, नींबू का रस 2.2, फिर यहाँ पे 5.5 किसका पीएच होता है, मुह का पीएच होता है। फिर 5.6 अम्लीय वर्षा का पीएच होता है। फिर 7 आसुत जल का पीएच होता है। फिर 7.4, फिर 7.8। अब देखो आप किस प्रकार करोगे, जो हमारा शरीर का पीएच होता है ना वो 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से, 0 से लेके हमारा जो शरीर का पीएच होता है वो 7 से लेके 7.8 के बीच में होता है। मैं सारे लिखवाऊंगा आपको। फिर देखो 0 पीएच मान किसका होता है, HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, और इसे 1 m से प्रदर्शित करते हैं। फिर 7.8 हमारे शरीर का परिसर हो गया। फिर 7.4 रक्त का हो गया, पूछा जाता है। फिर हम बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पीएच मान 10 होता है, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है। फिर लास्ट में 14 यानी 14 मान हाईएस्ट होता है, जो कि किसका होता है, NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है 1 m। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी इनके बीच में मूंग की पीएच, लार की पीएच, टमाटर का पीएच सारे आएंगे, वो आपके बुक में है, आप उनको देख सकते हैं। तो देखो ये होता है नींबू की पीएच, जठर रस की पीएच होती है 1.2 जठर रस की। तो ये आप पहले नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें। अब मैं यहाँ पे पीएच स्केल सारे लिखा रहा हूँ, जैसे जठर रस का पीएच 1.2, फिर नींबू का रस 2.2, फिर क्या है, मुंह का पीएच या दंत छेद, जो दंत छेद होता है या मुंह का पीएच वो होता है 5.5 से
कम। फिर आता है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा का पीएच होता है 5.6 से कम। तो इसे भी बना सकते हैं कि अम्लीय वर्षा क्या होती है। अम्लीय वर्षा में क्या होता है, पीएच मान यदि 5.6 से कम है, जब वर्षा की पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तो उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे जो नदियों में, तालाबों में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, जलीय प्राणी, उनको क्या होता है, शरीर पे नुकसान पहुंचता है या वो मर भी सकते हैं पीएच के मान में परिवर्तन होने पर। फिर बात करते हैं सात। तो सात को क्या बोलते हैं, आसूत जल। क्या बोलते हैं, आसूत जल। इसकी होती है सात। आसूत जल में एक क्वेश्चन आता है कि आसूत जल और एक साधारण जल में क्या अंतर होता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। या आसूत जल और साधारण जल साधारण जल विद्युत का चालन करता है, जबकि आसूत जल का चालन क्यों नहीं करता। तो देखो, आसूत जल होता है उसमें कोई आयन उपस्थित नहीं होता है, और हमें पता है कि आयन होंगे तभी विद्युत धारा का क्या होगा, प्रवाह होगा, क्योंकि प्लस माइनस आयन नहीं होंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा। तो आसूत जल में क्या होते हैं, कोई भी आयन उपस्थित नहीं होते हैं, जबकि साधारण जल में आयन उपस्थित होते हैं तो वह विद्युत का चालन कर सकते हैं। फिर आता है रक्त। रक्त की पीएच का मान 7.4 होता है। फिर रक्त के बाद में शरीर का परिसर। शरीर की पीएच कितनी होती है, 7 से लेके 7.8 के बीच में शरीर का पीएच मान रह सकता है। फिर बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हल्का एंटीसीड होता है, पेट की अम्लता को दूर करने पे लिया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काफी बार पूछा जाता है कि इसकी पीएच क्या होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितनी होती है, इसकी पीएच मान 10 होता है। फिर यहाँ पे देखो, अब यहाँ और यहाँ देखो, HCl ये होता है प्रबल अम्ल, और इसकी पीएच मान होती है 0। क्या होती है पीएच मान, 0। और ये होता है NaOH प्रबल क्षार, जिसकी पीएच क्या होती है, 14। क्या होती है लास्ट में, 14। तो पीएच स्केल का मान न्यूनतम 0 और अधिकतम 14 तक हो सकता है। तो ये मैंने जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको करवाई कि पीएच स्केल क्या होती है। एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति और पुरुषांश। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। फिर बात करते हैं 7 उदासीनता को प्रदर्शित करता है, 7 मान से कम अम्लीयता को प्रदर्शित करता है, और 7 मान से अधिक मान क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार अगर आप लिखते हो तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे। फिर जठर रस 1.2, फिर नींबू का रस 2.2, मुंह दंत छेद 5.5, और ये भी मैं आपको अभी करवाऊंगा कि दंत छेद क्या होता है, काफ़ी बार इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अम्लीय वर्षा क्या होती है, 5.6 पीएच से कम होती है। आसूत जल 7 होता है, रक्त 7.4, शरीर 7 से 7.8 के बीच में 8 के बीच में होता है। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 होता है और NaOH 14 होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आप सूत्र भी लिख सकते हैं MgOH की होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, पाचन तंत्र और दंत छेद और अम्ल वर्षा क्या होती है। देखो अभी पढ़ते हैं। अब देखिए भाई, पाचन तंत्र, ये आप उतार लेना यहाँ से। पाचन तंत्र पहले पढ़ते हैं, पाचन तंत्र भाई क्या होता है। पाचन तंत्र वो हम आगे पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिंग सिस्टम क्या है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं कि भाई पाचन तंत्र में किस प्रकार का छाड़ लेना चाहिए और कैसे भूमिका निभाता है। बाद में तो पाचन तंत्र देखो क्या होता है। पाचन तंत्र में हम कभी कभी क्या होते हैं कि हमारे पेट में क्या है, अपच की स्थिति में, अपच
अपच, जब भोजन नहीं पचता है, क्या होता है, जब भोजन नहीं पचता है तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ज़्यादा स्त्रावित होता है। ठीक है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन क्या होता है, भोजन अपचत की स्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा उत्पन्न करता है, जिससे कि हमारे पेट में क्या होती है, अम्लता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, अम्लता उत्पन्न हो जाती है, अम्लता बढ़ जाती है। अम्लता बढ़ने पे क्या होता है, हमारा उदर, उदर का मतलब पेट, हमारे पेट में जलन उत्पन्न होती है। क्या होती है, जलन उत्पन्न होने लगती है। तो हम क्या लेते हैं, एक हल्के एंटीसिड का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, एक हल्के एंटीसिड, एक हल्के एंटीसिड का उपयोग करते हैं, जिससे हमारे पेट की अम्लता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या हमारे पेट की अम्लता में उपस्थित अम्ल तथा जो एंटीसिड होता है वो दोनों क्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, जिससे हमारा पेट सही हो जाता है। तो इस तरीके से हम पाचन तंत्र में जो अम्लता उत्पन्न होती है उसको कम कर सकते हैं। तो देखो कैसे लिखोगे आप कि पाचन तंत्र में क्या होता है, इसमें ऐसे है कि पाचन तंत्र में हल्के एंटीसिड का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखो, पाचन तंत्र में हल्के एंटीसिड का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे भोजन ग्रहण करने के बाद कभी कभी अपचत या अपच की उपस्थिति में हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अत्यधिक मात्रा में स्त्रावित हो जाता है। स्त्रावित होने पर हमारे पेट की अम्लता का मान बढ़ जाता है, जिससे हमारे उदर में जलन उत्पन्न होने लगती है। इस जलन को सही करने के लिए या इस जलन को मिटाने के लिए हम एक हल्के एंटीसिड का उपयोग करते हैं, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जिससे हमारे पेट में अम्लता तथा क्षारीयता दोनों मिलकर उदासीनीकरण की विक्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारा पेट दर्द सही हो जाता है। इस प्रकार आप लिख सकते हो अपनी भाषा के तहत। यह किताब वाला है, वो भी आप याद कर सकते हो, वो भी सरल है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। पाचन तंत्र, फिर क्या होता है, इसमें अपचत की उपस्थिति हो जाती है, या अपच की स्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा होता है, इसी अम्लता बढ़ जाती है, उदर में जलन उत्पन्न होती है, इसलिए हम एक हल्के एंटीसिड का उपयोग करते हैं, जिससे हमारे पेट में उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप हमारा पेट दर्द समाप्त हो जाता है। अब आगे हेडिंग डालो, दंत छेद। क्या हेडिंग डालनी है, दंत छेद। देखो दंत छेद क्या होता है, देखते हैं। आज पूरा लेसन कंप्लीट करने की सोच रखी है, अब देखते हैं आगे कितना होता है। दंत छेद, दंत छेद क्या होता है, जब हमारे मुंह की पीएच का मान, जो मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं वो याद रखना, मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम, जब हमारे मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होता है, इतना याद है। अब देखो क्या होता है, दंत छेद क्या होता है कि कभी कभी हम भोजन करने के बाद कुल्ला या उसे साफ न करने पर क्या होते हैं, हमारे दांत में उपस्थित बैक्टीरिया क्या करते हैं, अम्लता उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारे दांतों का जो इनेमल होता है, जो कि फास्फेट से बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है, वो भी संक्षारित होने लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि उन बैक्टीरिया के कारण अम्लता उत्पन्न होती है, जिससे हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है और मुंह के दांत संक्षारित होने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक बाहर से हल्के क्षारीय दंत मंजन का उपयोग कर सकते हैं, या क्षारीय प्रकृति की चीजों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि मुंह में उपस्थित अम्लता तथा बाहर से लिए हुए क्षार परस्पर क्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, और जिससे हमारे दांत स्वच्छ हो जाते हैं और दांतों के क्षय को रोका जा सकता है। तो पता है, मुंह में कोई भी चीज खाने पे क्या होते हैं, खाद्य कण, खाद्य कण के अवशेष रह जाते हैं, जो कि मुंह में अम्लता उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारे दांत क्षय होने लगते हैं और पीएच का मान 5.5 से कम होने लगता है। इस उपस्थिति में
या इससे बचने के लिए हम बाहर से क्षारीय दंत मंजन का उपयोग या क्षारीय प्रकृति की चीजों का उपयोग करते हैं, जिससे कि हमारे मुंह में उपस्थित अम्लता तथा क्षारीयता मिलकर उदासीनीकरण की अभिक्रिया करते हैं और जिसके फलस्वरूप हमारे दांत स्वच्छ हो जाते हैं। तो ये तो हो गया दंत छेद, और इनमें से पक्का एक आएगा बोर्ड। फिर अम्ल वर्षा। अब देखो अम्लीय वर्षा क्या होती है। अम्लीय वर्षा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी तीनों में से एक चीज आती है। अम्लीय वर्षा में क्या है, अम्लीय वर्षा में वही चीज जब वर्षा की पीएच का मान 5.6 से कम होता है, वह वर्षा जिसमें वर्षा की पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है। अब इसका कारण क्या होगा? कारण होगा जलीय जीव क्षतिग्रस्त हो जाएंगे या जलीय जीवों पर इसका बुरा असर पड़ेगा और वो मर जाएंगे। जलीय जीव क्या हो जाते हैं? इससे मर जाते हैं, क्योंकि नदी के पीएच के मान में परिवर्तन आ जाते हैं और जलीय जीवधारी जो अंदर होते हैं जलीय जीव वो मर जाते हैं, क्योंकि जो उनकी पीएच का परास होता है शरीर का वो आगे पीछे हो जाता है और जिससे वो मर जाते हैं। क्योंकि हमारे शरीर का भी एक फिक्स परास है, जैसे भी जलीय जंतु होते हैं उनका भी एक फिक्स परास होता है। तो ये हो गई अम्लीय वर्षा, वह वर्षा जिसमें पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब देखो एक चीज मेरे को और याद आई, कभी कभी ऐसे पूछते हैं कि शुक्र के बादल किससे बने होते हैं। तो शुक्र ग्रह के बादल है ना, वो किससे बने होते हैं? शुक्र ग्रह के बादल देखो किससे बने होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा होती है ज्यादा, जिसके कारण वो कैसे दिखाई देते हैं? श्वेत और पीले, मोटे मोटे श्वेत और पीले रंग के दिखाई देते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शुक्र के बादल श्वेत और पीले दिखाई देते हैं, किस कारण दिखाई देते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा के कारण। या ऐसे भी पूछ सकते हैं शुक्र के बादल कैसे दिखाई देते हैं? श्वेत और पीले दिखाई देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जाता है 1 नंबर में। ये तो हो गई सारी मैंने चीजें जो टॉपिक लिखाए थे वो। अब हम बनाने की विधियां पढ़ेंगी कि क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है, विरंजक चूर्ण कैसे बनता है। लास्ट टॉपिक है और बढ़िया टॉपिक है, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। अब हम हेडिंग डाल दो आप, बनाने की विधियां, या पहले क्लोर क्षार अभिक्रिया पढ़ते हैं कि क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है। क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया। अब देखो क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्या है, देखो नाम ही क्लोर है, इसका मतलब क्लोरीन गैस बनती है, और क्षार है तो क्षार की अभिक्रिया होगी। तो देखो मैं यहाँ पे लेता हूं NaCl, अब देखो आपको क्या करना है, जब जलीय NaCl की अभिक्रिया यानी सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय विलयन में कराने पर, और वो भी क्या? विद्युत अपघटन। क्या करवाओगे भाई? विद्युत अपघटन, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करनी है आपको, तब ये अभिक्रिया होगी। जब जलीय विलयन सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन किया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस निर्मुक्त होती है। ठीक है, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन करवाया जाता है तो परिणाम स्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस एवं क्लोरीन गैस निर्मुक्त होती है। अब इनमें देखो, ये तो हो गया क्षार, क्या हो गया? क्षार। ये हो गई क्लोरीन गैस, और ये हो गई हाइड्रोजन गैस। अब कभी कभी क्या है, इसमें उपयोग पूछता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होती है, उसका उपयोग किस चीज में किया जाता है?
तो ईंधन के रूप में, मैं एक एक चीजें याद करवा रहा हूँ, ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में किया जाता है। फिर क्लोरीन गैस का देखो उपयोग किया जाता है पीवीसी, स्विमिंग पूल, पीवीसी, स्विमिंग पूल और पीने वाले पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए। जो पीने वाला पानी है उसे शुद्ध करने के लिए, पीने वाले पानी को, पीने वाले पानी को जीवाणु मुक्त करने में। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लोरीन गैस का उपयोग पीवीसी निर्माण, स्विमिंग पूल और पीने वाले जीवाणु, जो पीने वाले पानी में जीवाणु होते हैं, खराब बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें मुक्त करने के लिए, या अर्थात पानी को स्वच्छ करने के लिए। हाइड्रोजन गैस ईंधन के रूप में उपयोग ली जाती है। और फिर जो क्षार होता है उसको क्षार कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका कुछ चित्र है वो इस प्रकार आप देख सकते हो, ऐसे बना सकते हो, बाकी आप किताब से भी देख सकते हो, टाइम लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे किया हुआ वहाँ पे, और ऐसे यहाँ पे किया हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, ऐसे आप कर सकते हो इसको बंद। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस दिखा दूँ, यहाँ पे क्लोरीन दिखा दूँ, कैसे भी दिखा सकते हो। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होगी और यहाँ पे क्लोरीन गैस निर्मुक्त होगी, यहाँ पे, और यहाँ पे देखो बीच में क्या है, आप दो इलेक्ट्रोड दिखा सकते हो ऐसे करके, ठीक है। एक होगा एनोड और एक होगा कैथोड, एनोड और कैथोड। अभी हमें पता है कि एनोड प्लस होगा और कैथोड माइनस होगा। अब देखो क्या है, प्रकृति में ने बताई थी कि विपरीत जो आवेशित कण होते हैं वो विपरीत प्रकृति को आकर्षित करते हैं। जैसे प्लस है तो माइनस को आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पे जलीय विलयन क्या है, NaCl और H2 जलीय विलयन है। तो देखो H को अगर तोड़ते हैं तो ये होगा H और OH में। तो आप ही बता दो OH कहाँ जाएगा, ये माइनस वाला इधर प्लस वाले के पास जाएगा और हाइड्रोजन इधर जाएगा। फिर Na प्लस Cl माइनस, तो Cl कहाँ जाएगा, प्लस वाले के पास जाएगा और Na माइनस वाले, ऐसे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन Na यहाँ पे आएगा और H यहाँ पे आएगा, जबकि OH यहाँ पे आता है और Cl यहाँ पे आता है। इस प्रकार आप दिखा सकते हो। तो ये आप कर सकते हो ऐसे, यहाँ पे NaOH दिखा सकते हो इस प्रकार से, या कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हो सकता है वो आप लिख सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से। फिर हम आगे पढ़ते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया के बाद में बनाने की विधियां। ये हो गई क्लोर क्षार अभिक्रिया। सीधा सा है, जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय विलयन में करवाने तथा उसका विद्युत अपघटन करवाने पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब देखो इसमें क्या है, बनाने की विधियां, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बनाने की विधियां। अब क्या क्या बनाएंगे हम, पहला क्या बनाए बताओ भैया, विरंजक चूर्ण ले लेते हैं, विरंजक चूर्ण। फिर सेकंड क्या बनाएंगे हम, बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। फिर थर्ड नंबर दावन सोडा। बस ये मोस्ट है, ये पढ़ेंगे। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में चर्चा करेंगे। देखो विरंजक चूर्ण होता क्या है, पहले मैं आपको सब चीजें बताता हूँ। विरंजक चूर्ण क्या होता है, CaOCl2। फिर रासायनिक नाम इसका क्या बोलते हैं, कैल्शियम डाइक्लोरो ऑक्साइड, ऐसे भी कह सकते हैं, या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। फेमस किस नाम से, ब्लीचिंग पाउडर। किस नाम से, ब्लीचिंग पाउडर। फिर बात करते हैं बेकिंग सोडा। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। और मैंने बताया था पहले, जैसे NaHCO3, ये इसका होता है सूत्र रासायनिक। फिर बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं, धावन सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट।
Na2CO3 0.10H2O, ये कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। 2 मिनट आप यहाँ पे लिखो फटाफट। 45 मिनट हुए हैं, हो जाएगी क्लास पूरी। तो देखो अभी क्या है, पहले पढ़ते हैं विरंजक चूर्ण। पहली हेडिंग विरंजक चूर्ण CaOCl2, जिसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं भाई? ब्लीचिंग पाउडर। अभी बनता किसे है? CaOH की होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया। सॉरी, यहाँ पे हमें CO2 लेनी होगी। CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया, फिर इसके साथ करवाएंगे हम CaOCl2। CO2, 2 मिनट रुकना, आप देख लेते हैं गलत नहीं कर लेंगे। हाँ ठीक, चलो यहाँ पे क्या है, CaOH की अल्टवाइज हमारा सही है। इसकी अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाई जाती है। किसके साथ? क्लोरीन गैस के साथ। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो परिणाम स्वरूप ब्लीचिंग पाउडर बनता है। CaOCl2 का निर्माण होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं इसके उपयोग। अब देखो उपयोग वेरी इंपॉर्टेंट है। उपयोग कभी कभी 2 उपयोग पूछता है कि विरंजक चूर्ण के उपयोग बताओ। तो पहले वस्त्रों की रंगाई छपाई में, फिर वस्त्रों की रंगाई छपाई या लिग्निन में। दूसरा कागज उद्योग में। बस ये 2 याद रखो आप कि वस्त्रों की रंगाई छपाई एवं उसके लिग्निन में या कागज उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर यदि तीसरा भी आप याद करना चाहो तो पीने वाले पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए, पीने वाले पानी को जीवाणु मुक्त करने में, क्या? जीवाणु मुक्त करने में। ये 3 आप याद रख सकते हो। वस्त्रों के व लिग्निन में, फिर कागज उद्योग में, फिर पीने वाले पानी को जीवाणु मुक्त करने में। फिर हम आगे पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी विधि आती है कि रासायनिक अभिक्रिया बताओ बेकिंग सोडा बनाने की। तो देखो अब कैसे करते हैं बेकिंग सोडा। तो देखो बेकिंग सोडा में क्या होता है, एक हम लेते हैं NaCl। क्या लेते हैं? NaCl। फिर NaCl के साथ में क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसके साथ में क्या लेते हैं? अमोनिया लेते हैं। फिर इसके साथ में क्या लेते हैं? जल लेते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हमने अभी पीछे अभिक्रिया करवाई थी धातु कार्बोनेट की, तो यही तो बना था। जब बेकिंग सोडा क्या है भाई, धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया करवाई थी ना हमने, तो यही चीजें तो बनी थी। नमक, कार्बन डाइऑक्साइड, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना था। इसमें ऐड करना है ओनली अमोनिया को। अमोनिया को ऐड कर दोगे तो आपके पास बेकिंग सोडा बनेगा NaHCO3, क्योंकि अमोनिया का हाइड्रोजन कहाँ मिलेंगे। प्लस ये तो हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर क्या बनेगा? NH4 और Cl, अमोनिया क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो ये तो हो गया आपका बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये हो गया अमोनियम क्लोराइड। अब देखो इसके उपयोग, इस चीज का उपयोग किसमें करते हैं? ये क्या होता है, एक हल्का क्षार, ये हल्का क्या होता है? एंटीसीड होता है।
तो पहला तो इसका एंटीसिड के रूप में करते हैं, एंटीसिड। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए एंटीसिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जो कि इनो वगैरह बनते हैं वो इससे ही बनते हैं, हल्के एंटीसिड के रूप में। फिर दूसरा, घरों में खस्ते पकौड़े बनाने में, खस्ते पकौड़े बनाने में, जिससे कि पकौड़े क्या बनते हैं, खस्ते बनते हैं, पोसरे बनते हैं। फिर सेकंड या थर्ड, अग्निशामक में, अग्निशामक यंत्र बनाने में, फायर ब्रिगेड होते हैं ना, आग को बुझाने में अग्निशामक यंत्र बनाने में भी उपयोग में लिया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये चीजें हैं। फिर हम आगे पढ़ेंगे धावन सोडा। एक दो बार आप याद करोगे तो याद हो जाएंगे। फिर धावन सोडा देखो, धावन सोडा क्या हो, देखो धोने का सोडा, और धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3.10H2। ये बहुत ज्यादा सरल है। इसमें क्या होता है, Na2CO3 लो, फिर इसमें 10H2 ऐड कर दो, ठीक है। वह विक्रिया जिसमें नाइट्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के विक्रिया के साथ में जल के अणु या 10 जल के अणु परस्पर मिलकर क्या बना देते हैं, Na2CO3.10H2 यानी सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा बनाते हैं, धावन सोडा बनाते हैं। अब इसका उपयोग क्या है, धावन सोडा कपड़े धोने में और घरों की सफाई में। कपड़े धोने में देखो, सीधा धावन सोडा है तो कपड़े धोने में। फिर अब कपड़े धो सकता है तो घरों की सफाई भी हो सकती है, घरों की सफाई में, घरों की साफ सफाई में भी इसका उपयोग किया जाता है। यही आपसे पूछा जाता है। फिर एक सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, NaO, जिसका कांच बोरेक्स बनाने में इनमें उपयोग किया जाता है, वो आप थोड़ा देख लेना। फिर हम बात करेंगे, अभी इनमें से वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको रासायनिक सूत्र भी पूछ सकता है, या आपसे ये अभिक्रिया भी पूछ सकता है, रासायनिक अभिक्रिया लिखो, या इनके सूत्र भी आ सकते हैं कि बेकिंग सोडे का सूत्र लिखो, या ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं, तो कैल्शियम डाइक्लोरोऑक्साइड को कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं, कैसे बनाई जाती है, कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे देखो क्या पढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको कहाँ बनाया गया, पेरिस के अंदर बनाया गया, तो इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम दे दिया गया। POP क्या नाम दिया, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि खोज इसकी पेरिस के अंदर हुई थी, या इसको डिस्कवर या बनाया गया। अब देखो क्या है, जब जिप्सम की अभिक्रिया, अब देखो जिप्सम क्या होता है, CuSO4.2H2O, कॉपर सल्फेट है, 2H2, CuSO4, सॉरी यहाँ पे Ca होगा, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4.2H2, 343 केल्विन ताप, यानी 343 केल्विन ताप पे कैल्शियम सल्फेट का अपघटन किया जाता है, तो क्या बनता है, CaSO4.12H2O, कैल्शियम अर्ध या हेमी हाइड्रेट बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, POP बोलते हैं। क्या बोलते हैं, POP बोलते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या बोलते हैं। और जो ये हाफ है, और इसका जो शेष बचेगा 1/2, 1 सही 1/2 H2 ये निकल जाएगा। तो ये है आपका POP। अब इसका उपयोग समझते हैं, उपयोग क्या है इसका, व्हाट इज द यूज ऑफ POP, ठीक है, या विच यूज ऑफ POP। अब देखो क्या होता है इसका, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, टूटी
टूटी हड्डी को जोड़ने में, सजावटी आता है भाई, ये सजावटी खिलौने बनाने में, खिलौने बनाने में या सजावट में, या सजावट में। तो ये दो चीजें याद रखनी। डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में करता है, सजावटी खिलौने बनाने और सजावट करने में पीओपी का उपयोग किया जाता है। ये उपयोग है। अब आपके क्या है, उल्टा दिया हुआ है बुक में, कंफ्यूज मत होना। वहां पे क्या दिया हुआ है, उल्टा ऐसे दिया हुआ है, इसको ऐसे दर्शाया गया है और यहाँ पे जिप्सम बनाया हुआ है। लेकिन पहली हेडिंग पढ़ना उसकी, उसमें लिखा हुआ है ओनली एकदम क्लियर शब्दों में कि जब कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम की अभिक्रिया 343 केल्विन ताप पर करवाई जाती है तो वह कैल्शियम अर्ध हेमीहाइड्रेट बनाता है और 1/1/2 जल के अणु का त्याग कर देता है। यानी त्याग करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम अर्ध हेमीहाइड्रेट बनाता है। वापस बोलता हूँ, आई रिपीट अगेन। जब कैल्शियम सल्फेट की अभिक्रिया या जिप्सम की अभिक्रिया का ताप अपघटन करवाया जाता है तो वह 1/1/2 H2O जल का त्याग करके कैल्शियम अर्ध हेमीहाइड्रेट अर्थात पीओपी बनाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब बाकी ये जिप्सम है तो जिप्सम का सूत्र भी पूछा जाता है कि जिप्सम का सूत्र लिखो। अब मैं कुछ और चीजें भी बताता हूँ, जैसे CuSO4.12H2, इसे नीला थोता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीला थोता, जिसे आप क्या बोलते हैं, शाई। फिर एक ये भी कर लो, FeSO4 7H2, इसे बोलते हैं हेराकसिस। हेराकसिस ये हरे रंग का होता है, इसमें 7 जल के अणु होते हैं। फिर होता है ZnSO4 7H2, इसे श्वेत कशिश बोलते हैं क्योंकि इसमें जिंक होता है, श्वेत कशिश। ये भी आप साथ में कर लो। फिर एक कभी कभी फिटकरी का सूत्र पूछता है, Al2SO4 और सॉरी K2SO4 Al2 यहाँ पे लिख देता हूँ, K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइस और 24H2। काफी प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा जाता है कि पोटासिलम फिटकरी का सूत्र बताओ, या फिटकरी में कितने जल के अणु होते हैं, 24 जल के अणु होते हैं। और अभी हमने किया था दावन सोडा, दावन सोडा में कितने होते हैं, Na2CO3.10H2। फिर कभी कभी पूछ लेता है जिप्सम में 2 अणु, प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2 होता है, यानी अर्ध यानी आधा होता है। क्या होता है, आधा जल का अणु होता है। ये चीजें आपको याद करनी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अम्ल क्षार एवं लवण मैंने पूरा पाठ, पूरा लेसन NCERT बेस्ड चल के पूरा करवाया है। अगर कोई भी इसमें भी एरर है तो आप बता सकते हैं कि मैं कैसे सुधार कर सकता हूँ। धन्यवाद।